हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट हेड करने वाले हैं। सैलरी हेड हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने सैलरी के बारे में समझा था, अलाउंसेस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने परक्यूजिट डिस्कस किए थे और उसके बाद जो भी हमारे आफ्टर द रिटायरमेंट जो हमें बेनिफिट मिलते हैं, ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, रिट्रीचमेंट और कॉम्पनसेशन हो गया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो जो आपका 5th और 6th चैप्टर था मैंने कंबाइन करके आपको समझाया है ना। अब हम बात कर लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी। अब सैलरी से आने वाली इनकम तो हमने बता दी कि कैसे टैक्सेबल होगी, है ना, उसका फॉर्मेट भी हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से आपका जो दूसरा हेड है वो क्या है, प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को हम कैसे टैक्स करेंगे। ऐसी कौन कौन सी इनकम होगी जिसको हम प्रॉपर्टी के इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स के 5 हेड है, जिसको मैंने नाम दिया था इनकम टैक्स का पंजा, जिसके अंदर हम सैलरी हेड पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम अदर सोर्सेज के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलूँगी। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको पीछे से समझने आएगी। जैसे मैंने कहा कि सैलरी हेड के अंदर कौन सी इनकम आएगी, सारी की सैलरी सैलरीड इनकम आएगी। मीन्स कि जो भी तनख्वाह आपको मिलती है, जो भी आपको वेजेस मिलते हो, चाहे सैलरी मिलती हो, सारी की सारी टैक्सेबल किस में होगी, सैलरी हेड में होगी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर वो इनकम आएगी जो कि आपकी रेंटल इनकम है। कैसी इनकम है? रेंटल इनकम है, मीन्स की किराए की इनकम है, ठीक है। देन उसके बाद बिजनेस PGBP, ठीक है, प्रोफेशनल गेन एंड द बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन का जो हेड है, वहाँ से जो बिजनेस से इनकम आती है, मीन्स कि आपका जो भी व्यापार है, मान लीजिए आपके जो पापा हैं शॉपकीपर हैं तो उनका ये बिजनेस है। मान लीजिए आपके पापा चार्टेड अकाउंटेंट है तो उनका ये बिजनेस है। आपके पापा की खुद की शॉप है तो वो बिजनेस में आएगी और उनकी जो इनकम होगी हमेशा PGBP के अंदर ही कैलकुलेट की जाएगी। अच्छा, कैपिटल गेन हेड का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप जब क्या करते हो, अपनी फिक्स एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म जो एसेट्स होती है उनको सेल करने के बाद जो आप कमाते हो इनकम, वो आपकी कहाँ आएगी, आपकी कैपिटल गेन हेड में आएगी। अदर सोर्सेज के अंदर मीन्स कि बाकी की बची जितनी भी इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, इन सब के अंदर, इन सबको छोड़ के बाकी तो यहाँ सेट हो गया। कहने का मतलब जो इनकम यहाँ पे जो नहीं आई है वो सारी की सारी जितनी भी है मिसलिनियस इनकम हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऐसी इनकम जो ऊपर अभी तक नहीं आई है, मिसलिनियस, ठीक है। सो आज ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, ऑडिटिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, GST है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इन सब की वीडियोस आपको मिल चुकी होगी 1 by 1, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सब के विद नोट्स। सैलरी हेड का अपना ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने हाउस प्रॉपर्टी हेड को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा कि मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने, ये क्या है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने, अब देखो आप ना कई बार मैंने कहा आप यहाँ पर खड़े हैं, जो भी बच्चे आप सभी जैसे देख रहे हैं, ठीक है, स्नेहा है, सुरभि है, हेमंत है, ठीक है, और जिग्नेश है, सभी बच्चे अपने आप को यहाँ पर पुट कर लेना, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप ने देखा आप आउट ऑफ स्टेशन गए, आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो आपने किसी पर्सन से कंसर्न किया, ये कहता है हाँ जी मैं अपना जो घर है वो किराए पर दे रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ कि अपनी दुकान है हम किराए पर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस दुकानदार की, इस पर्सन की, मिस्टर एक्स के पास 2 तो घर है, 3 दुकानें हैं। किसने क्या किया, एक घर में तो ये खुद रह रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, मीन्स कि जिस घर में वो खुद रह रहा है उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे। दूसरा घर मान लीजिए उसने रेंट पे दे रखा है, उस रेंट से इसको दे दिया मान लीजिए, और उसके बदले में ये क्या देगा, उसको इनकम देगा, मीन्स कि रेंटल अमाउंट देगा, जो कि इनकम किसकी होगी, मिस्टर एक्स की होगी, एक्सपेंसेस इसका होगा। बट आपको मैंने क्या अपॉइंट किया था, इनकम टैक्स ऑफिसर अपॉइंट किया था। इनकम टैक्स ऑफिसर अपॉइंट किसके ऊपर नजर डालेगा, इनकम के ऊपर डालेगा। तो सीधा साधा जाकर वो सीधा किसके पास जाएगा, मिस्टर एक्स के पास जाएगा कि हाँ जी आपकी प्रॉपर्टी से इनकम होगी, आपको रेंट रिसीव हो गया, जल्दी से लाकर मुझे इसके ऊपर टैक्स दे दो। तो ये क्या कहते हैं कि मिस्टर एक्स कहते हैं रुक जाओ, अभी मुझे पूरे साल की इनकम देखने दो, मुझे पूरे साल की इनकम कितनी कैलकुलेट होती है, वही सेम एज इट इज लॉजिक। तो हमने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड किया जिसके अंदर ये इनकम कमाई जाएगी, वो प्रीवियस ईयर होता है, जिसके अंदर ये टैक्सेबल की जाएगी वो असेसमेंट ईयर होता है, जिसकी उससे अगला साल होता है।
ठीक है। तो यहाँ से दुकानों से आने वाला जो पैसा है जो कि रेंट पे देता है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि कोई लैंड आपने क्या कर दी, लैंड आपने किराए पर दे दी, उससे अगर कोई रेंट आ रहा है तो वो भी इंक्लूड होगी। और साथ ही साथ कोई ऐसी बिल्डिंग है या मैं कहूँ कि कोई ऐसा हाउस है जो कि लैंड के साथ प्रॉपर अटैच है, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है इमेज के अंदर। देखो ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये नज़र आ रहा है कि ये बिल्डिंग है और उसके साथ ही ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये अटैच है, और इस अटैच वाली एरिया से भी आपको क्या आ रही है, इनकम आ रही है। तो यहाँ पर इनकम का मतलब क्या होती है, ऐसी इनकम जो कि चार्जेबल होगी अंडर सेक्शन 22 को समझने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी होगी। पहली बात क्या है कि जो लैंड और बिल्डिंग है वो अपार्टमेंट में हो या फिर अलग अलग में हो, ठीक है, एक साथ जॉइंट हो या फिर अलग अलग हो, उनसे आने वाली इनकम हमारी क्या हो जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी रेंट में टैक्सेबल होगी। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि वो जो ओनर है, जो पर्सन है जो रेंट पे दे रहा है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मिस्टर एक्स से मैंने क्या किया, कमरा किराए पर लिया, दुकान किराए पर लिया, तो मिस्टर एक्स उसका क्या होना चाहिए, रियल ओनर होना चाहिए। अच्छा ठीक। दूसरा, हम तीसरी बात हम क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ पर हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी का यूज़ बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रहा है, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो मैंने आपको बताया, अब इसके पास क्या था, 2 घर थे और 3 दुकानें थी। इसने क्या कहा, एक में तो मैं खुद रह रहा हूँ, बाकी को मैंने किराए पर चढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा, अगर मान लीजिए ये 2 दुकानें तो उसने एक्चुअल में रेंट पे चढ़ाई हुई है और एक दुकान उसने क्या कर ली, खुद के बिजनेस के ऑपरेट करने के लिए कर ली। मान लीजिए उसने करियाने की दुकान कर ली या फिर उसने अपने खुद का ही ऑफिस ओपन कर लिया। तो कहने का मतलब यहाँ से रेंट तो नहीं आ रहा होगा, है ना। जब पर्सन क्या करता है, अपनी ही प्रॉपर्टी को अपने ही बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है, तो उस वहाँ से आने वाली इनकम, अब अपना बिजनेस चला रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से भी इनकम आएगी। तो ऐसी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना होकर बिजनेस में, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी, पीजी बीपी में टैक्सेबल होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। प्रॉपर्टी का यूज देखेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने वो रखी हो, तो ऑब्वियस ही बात है वो भी आपकी रेंटल इनकम नहीं होगी, ठीक है, वो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर केवल ये 3 बातें याद रखनी है कि बिल्डिंग हो, लैंड हो, या फिर उससे अटैच कोई लैंड हो या बिल्डिंग, दोनों एक दूसरे से अटैच हो, वहाँ से अगर कोई इनकम आती है तो आपकी रेंटल इनकम होगी। एसएससी उसका ओनर होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पस के लिए है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर उसकी इनकम कैलकुलेट ही नहीं होगी। अच्छा, कुछ इनके अंदर ना कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखने होंगे। क्या, कई बार ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि हम रेंट पे तो देते हैं, पर वो रेंट पे देना हमारा डेली का काम होता है, मीन्स कि साल दर साल हमारा बिजनेस ही यही है। जैसे कि आपने ओयो का एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे कि आपने होटल्स का एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई रेस्टोरेंट में आप रूम ले रहे हैं, तो ओयो हो गया, होटल्स हो गए, इनका तो भाई प्रॉपर बिजनेस है, इनका तो काम ही है, इसके अलावा वो करते ही नहीं कुछ है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब अपनी बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर उन्होंने होटल बना लिया और उसके बाद उसको होटल को क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं, तो वो तो उनका बिजनेस है ना। तो ऐसी इनकम जो पर्सन अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ डिस्कस वैसे कर दिया है, तो वो इनकम कहाँ आएगी, पीजी बीपी के अंदर आएगी। अच्छा, दूसरा एक्सेप्शन केस क्या है कि अगर जो आपका एम्प्लॉयर है अपने स्टाफ मेंबर को, अपने एम्प्लॉय को क्वार्टर की सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। मान लीजिए ये जो एम्प्लॉयर था, इसके पास कोई प्रॉपर्टी थी, जैसे मान लीजिए पूरे बड़े बड़े फ्लैट्स थे, ठीक है, 30 फ्लैट हैं इसके अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर। उसने क्या कर दिया, 30 के 30 फ्लैट के फ्लैट अपने 30 एम्प्लॉय को दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि अपने बिजनेस की रनिंग को स्मूथली चलाने के लिए, कि ज़्यादा दूर से एम्प्लॉय को ना आना पड़े, कोई हर्डल ना क्रिएट हो रहे, टाइम पे आए, टाइम पे जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करवाने तो वो मैं उनको कभी भी बुला सकता हूँ। तो अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया। तो यहाँ पर ये जो इनकम होगी ना आपकी, बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी रेंट से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर का खुद का एक पर्सनल इंटेंशन है बिजनेस के पर्पस के लिए। तो ये ऐसी इनकम कहाँ कंसीडर की जाएगी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस है और अ प्रोफेशन में, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बिल्डिंग एम्प्लॉयर की थी, मान लीजिए प्लॉट खाली पड़ा है, यहाँ पर इसने बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो, और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, मान लीजिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है डिस्प्यूट्स की,
ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कस्टमर के साथ, क्या पता भाई लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि मनी की ज़्यादा यूज़ होती है, फंड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उसने उस पर्टिकुलर लैंड के अंदर वो चीज़ों की सहूलियत प्रोवाइड कर दी। मैं कहने का मतलब बैंक की सेटिंग कर दी, पोस्ट ऑफिस की सेटिंग कर दी, पुलिस स्टेशन की रिगार्डिंग आपको सर्विसेज वहीं उसे पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड की गई। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस स्मूथली चल सके। ऑफिशियल पर्पज के लिए तो वो कहाँ टैक्सेबल होंगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन में होंगे। अच्छा, कंपोजिट लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग विद अदर एसेट्स, ध्यान से सुनो क्या कहता है ये। लेटिंग ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या है? एक सेकेंड, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या है? अब बिल्डिंग को लेट करना मीन्स कि किराए पर चढ़ा दिया, इट्स ओके। मैं आपको यहाँ पर सीधा लेके चलती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट आगे भी आएगा कंपोजिट रेंट के नाम से। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक रूम है, ठीक है, रूम को मैंने किराए पर चढ़ा दिया जिसका किराया 6000 था। कहते अच्छा, खाली रूम है तो उसका किराया 6000 है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से किराया आने वाला कहाँ पे टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी में होगा। मान लीजिए कई बार ओनर क्या करता है कि जो ये टेनेंट है, जो मतलब किरायादार है, उससे कहता है कि अगर आपको रूम चाहिए 6000 का है, अगर आपको उसके साथ साथ कोई भी अदर सर्विसेज चाहिए, मान लीजिए टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वाटर की सर्विसेज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि गैस पाइपलाइन की सर्विसेज चाहिए, या मैं कहूँ कि फर्नीचर की सर्विसेज चाहिए, उनके लिए आपसे मैं अलग चार्ज करूँगा। टेनेंट कहता है कितने चार्ज करोगे? ये कहता है मैं 4000 चार्ज करूँगा। तो दैट मीन्स ये तो बच्चे इसकी प्रॉपर्टी से इनकम है 6000, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी में आई। ये इसने सर्विसेज दी है, प्रॉपर्टी नहीं थी इसकी, सर्विसेज दी है, ठीक है। ऐसी इनकम जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग उसको मिल रही है 4000 रुपये, ये आपकी हाउस अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, इन केस कई बार ऐसा होता है कि जो रेंट पे देने वाला जो ओनर होता है वो क्या कहता है कि हाँ जी रूम है, रूम के साथ साथ ये सारी की सारी सर्विसेज हैं। कहते हैं अच्छा, टेनेंट कहता है ये बता किराया कितना है? वो कहता है कि 10,000 रुपये है। कहते हैं अच्छा, इस केस में मुझे सेपरेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि कितना किराया मेरा हाउस रेंट का है, कितना किराया मेरा अदर सर्विसेज का है। तो इस सिचुएशन में हाउस रेंट में हाउस प्रॉपर्टी हेड में किसी भी तरह की इनकम नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना। इस सिनारियो में या तो ये पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा या फिर अदर सोर्सेज के अंदर। कब? जब हम रेंट प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को हम सेपरेट ना कर पा रहे हो। अगर सेपरेट कर पा रहे हो तो जो टैक्सेबल अमाउंट है हाउस प्रॉपर्टी में आएगी वो रूम के अमाउंट की आएगी, और सर्विसेज की अदर सोर्सेज में, या फिर आपका अगर बिजनेस है पीजीबीपी में आ जाएगा। कि आप मान लीजिए पता है जब रूम कहीं बाहर जाते हैं ना, जैसे चंडीगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली साइड ऐसे जाते हैं आप कहीं बाहर रहने के लिए, तो ये एक डीलिंग होती है। रूम किसी का होगा, सामान किसी का होगा, ठीक है, सर्विसेज कोई और दे रहा होगा, तो सबका मिला के होता है, ठीक है। तो अगर किसी का बिजनेस फर्नीचर प्रोवाइड करने का, तो इसलिए ये पीजीबीपी में भी आ सकती है या फिर अदर सोर्सेज में आती है। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो उसे बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या है कि रूम के साथ साथ आपको अदर सर्विसेज भी दी जा रही है, अदर आइटम्स भी दी जा रही है, उन्हें बोला जाता है कंपोजिट रेंट। दोनों के रेंट को इकट्ठा कर दे तो उसे कंपोजिट कहते हैं। टैक्सेबिलिटी सिचुएशंस मैंने आपको बता दी है कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है पेइंग गेस्ट रिकमेंडेशन। पेइंग गेस्ट रिकमेंडेशन का मैंने बता दिया, जैसे कि कोई गेस्ट हाउस हो गया, ठीक है, या फिर होटल्स हो गया, ओयो का एग्जांपल मैंने दिया, तो उनका वो बिजनेस होता है ना कि उनकी प्रॉपर्टी। तो इसलिए इसको हम नॉट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, इसे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आएगा। ये किसके पॉइंट याद रखने? 4 पॉइंट वो याद रखने की बिल्डिंग भी है, लैंड भी है, अपार्टमेंट भी साथ भी है, बट पर्पज कोई और है, ठीक है। ऑफिशियल पर्पज है, कोई और पर्पज है। अच्छा, एसएससी अगर ओनर नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे? मान लीजिए मिस्टर एक्स ओनर ना हुआ, तो इस सिनारियो के अंदर हम सेक्शन 27 को रीड करेंगे कि किस किस केस में हम किसी पर्सन को ओनर मानेंगे, मीन्स कि जबरदस्ती ओनर कहेंगे। ऐसा पहला केस आ जाता है जब कोई पर्सन अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम, अपने पत्नी के नाम, या फिर कोई लेडीज है तो पति के नाम, जब कोई पर्सन अपने स्पाउस या फिर माइनर चिल्ड्रंस के नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, और हाँ लगातार उस प्रॉपर्टी से क्या आ रही है? इनकम आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर ये मिस्टर एक्स है, इसकी प्रॉपर्टी थी, इसने देखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मेरे ऊपर नज़र लगा रखी है, तो उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र को हटाने के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी क्या कर दी? अपनी
वाइफ के नाम कर दी, मिसिस एक्स के नाम कर दी। अच्छा, दे तो दी पर उसके बदले में उससे किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं लिया, मीन्स कि किसी भी तरह की अमाउंट रिसीव नहीं की कि हाँ मैं ये सोचूं कि हाँ मुझे प्रॉपर्टी क्या है परमानेंटली इसके नाम हो गई है। इस सिनारियो के अंदर चाहे वो अपनी वाइफ के नाम करे या फिर किसी भी माइनर चिल्ड्रंस के नाम करे, चाइल्ड के नाम करे, तो इस सिनारियो के अंदर जो भी अमाउंट ध्यान से सुनना, जो भी अमाउंट उस प्रॉपर्टी से आएगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मीन्स कि उसके ऊपर टैक्स कौन देगा, वो मिस्टर एक्स ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि प्रॉपर्टी एक्चुअल में तो ट्रांसफर करी ही नहीं। अच्छा, इन केस वो अपनी बेटी के नाम कर देता है, डॉटर के नाम कर देता है, बट वो डॉटर क्या हुई होनी चाहिए, उसकी शादी हुई होनी चाहिए। तो इस सिनारियो के अंदर मिस्टर एक्स ना पे करके यहाँ पर डॉटर ही क्या करेगी, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो इनकम के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं जबरदस्ती आपको क्या बना दिया, ऑनर बना दिया मिस्टर एक्स को। को ओनरशिप का मतलब क्या होता है, जब काफ़ी सारे पर्सन इकट्ठा होकर किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं, ठीक है, फिर उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारे पार्टनरशिप में लेते हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर मान लीजिए जिम बना दिया है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ बड़े बड़े स्मार्ट बाजार बना दिए हैं। उसको बनाने में काफ़ी सारे पर्सन्स का पैसा लगा होगा, बनाकर उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, वहाँ से आने वाली इनकम के अंदर सभी पर्सन्स को क्या माना जाएगा, उसके अंदर ओनर माना जाएगा। वहाँ पर उसकी शेयर पर्टिकुलर शेयर लिखा होता है कि हाँ कितने शेयर की कौन हिस्सेदार है। अच्छा, इन केस डिस्प्यूट ओनर हो जाए तो मीन्स कि ओनरशिप तो देखो हर जगह डिसाइडेड हो जाएगी, बट सिनारियो अलग अलग हो जाएगा। डिस्प्यूट ओनर का मतलब क्या है कि दो भाई हैं, ठीक है, अब यहाँ पे पापा जी थे, पापा जी ने अपना सारी संपत्ति इन दोनों के नाम कर दी है। अब ये दोनों एक साथ अपना बिजनेस चलाते हैं। कुछ 3-4 साल के बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गए हैं, एक दूसरे से बोलना बंद हो गया। अच्छा, पर इनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो इनकी जो दुकानें जो किराए पर जाती थी, उनसे रेंट भी आता था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो रेंटल इनकम हो रही है, हमें तो इनकम टैक्स लेने से मतलब है, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो। कहते हैं मैं, ये कहता है मैं क्यों दूँ, ये कहता है मैं क्यों दूँ। कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है रुको मैं बताता हूँ कौन देगा। तो कहते हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि रेंट की अमाउंट कौन रिसीव कर रहा है। ये कहते हैं कि मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा भाई, कोई तो रिसीव करेगा, ऐसे थोड़ी ना हम अपने नुकसान होने देंगे। तो रुक तो जाओ, बता तो रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, रेंट जो भी रिसीव कर रहे हैं उसको देखो। दूसरा, उसका पोसेशन किसके पास है, मीन्स कि अभी उस प्रॉपर्टी को यूज़ कौन कर रहा है। कहने का मतलब जाकर देख रहा है, आ रहा है, उसकी देखभाल कौन कर रहा है। कहता वो भी मैं ही कर रहा हूँ, ये थोड़ी ना कर रहा है। तो अच्छा, मीन्स कि तुम रेंट भी ले रहे हो, पोसेशन भी तुम्हारे पास है, तो टैक्स भी तुम पे करोगे, ये नहीं पे करेगा। उसे बोलते हैं डिस्प्यूट ओनर। तो यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे पोसेशन को और किसको रेंट मिल रहा है। ओके, फोर्थ पार्ट आता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ये दोनों भाई थे और इसके पापा ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने ही भाई को दे दिया। ध्यान से सुना, अपने बच्चों को नहीं, अपने ही भाई को दे दिया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की इनकम, इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो इसका भाई टैक्सेबल होगा, बाकी के लिए ये खुद टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जाता है राइट इन अ बिल्डिंग या फिर लीज एंड कंस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ सिमिलर है, थोड़ा बहुत आपके लिए डिफरेंस हो सकता है, बट आपके लिए इतना डेप्थ में नहीं आ रहा। तो लीज एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आपने कोई जो ज़मीन है, ज़मीन जो है किराए पर ली थी। लीज का मतलब क्या होता है, जब आप लंबे टाइम के लिए किराए पर लेते हैं, यस या नो, लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली। किराए पर लेने के बाद यहाँ पर मिस्टर एक्स इसका मेन ओनर था, ठीक है, इसने किराए पर दे दी मिस्टर वाई को, ठीक है, और मिस्टर वाई ने इसको खरीदने के बाद क्या कर दिया, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी, इसके अंदर घर बना दिए, बिल्डिंग्स बना दिए, कॉम्प्लेक्स बना दिए, ठीक है, सिनेमा हॉल बना दिए, और यहाँ से इनको क्या कर दिया, रेंट पे चढ़ा दिया। अब रेंटल इनकम किसको मिलेगी, मिस्टर एक्स को मिलेगी या वाई को मिलेगी? ऑब्वियस है मिस्टर वाई को मिलेगी, क्योंकि पैसा इसने इन्वेस्ट किया। तो इनकम किसकी हो रही है, मिस्टर वाई की हो रही है ना। बेनिफिशियरी कौन है, मिस्टर वाई है। तो यहाँ पे मिस्टर वाई क्या होने वाले हैं, डीम्ड ओनर माने जाएंगे। इवन एक्चुअल ओनर मिस्टर एक्स है, बट बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पर, मिस्टर वाई है। क्लियर है, समझ में आ गया ये पॉइंट्स? ओके जी, ये बात देखो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये आपका को ओनरशिप वाला है। ये आपका है प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाला पॉइंट कि ले बेटा ये तेरे नाम कर दिए, इसको ध्यान से रखियो, थोड़े दिन बाद मैं लूँगा तुम्हें, हैं,
थोड़े दिन बाद मैं तुमसे लूँगा। नेक्स्ट जाते हैं इनकम फ्रॉम द सब लेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सब लेटिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देते हैं, देन इसको समझेंगे। सब लेटिंग का मतलब होता है किराए पर लेने के बाद उसको फिर दोबारा से किराए पर चढ़ा दिया। क्या कर दिया, किराए पर लेने के बाद मैंने क्या कर दिया, फिर उसको दोबारा से किराए पर चढ़ा दिया। देखो क्या कहते हैं, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, मैं यहाँ पर मिस्टर वाई को बना रही हूँ। इसने इसको किराए पे कोई दुकान दी जिसका ये किराया कितने रुपए दे रहा था, 50,000 रुपये दे रहा था। कहते अच्छा, फिर इसने यही दुकान क्या कर दी, किसी और को, मिस्टर जेड को ये किराए पर दे दी। मिस्टर जेड इस पर किराए पर दे दिया। मिस्टर जेड इसको कितने रुपए दे रहा है, 70,000 रुपये दे रहा है। इसी तरीके से फिर इसने किसी को और को दे दी। इसने कहा कि मैंने मिस्टर ए को दे दिए और इससे मैं ले रहा हूँ 90,000 रुपये। 90 नहीं लेते, चलो इसको मैं अंदर 85,000 ले लेते हैं। बट रियल ओनर कौन है, रियल ओनर हमारा ये है ना। ये जो भी कमाएगा इसकी इनकम क्या है, 50,000 रुपये। ये तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। इसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, ये क्वेश्चन है। जब ऐसा केस आता है सब लेटिंग का, इसकी लेटिंग के बाद दोबारा से री लेटिंग हो रही है, ठीक है, तो उस सिनारियो के अंदर अब देखो मिस्टर वाई का खर्चा कितना है, 50,000 रुपये, आए कितने हैं 70,000 रुपये, बचे कितने 20,000 रुपये। देखो 50,000 रुपये तो इसका खर्चा है, तो इसकी तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगी, ये तो आगे चला गया। 20,000 रुपये ही आपके अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। सेम इस तरीके से इसको मिले 85, खर्चा कितना है 70,000 रुपये इसने दे दिए, बचे कितने 15,000। 15,000 रुपये क्या हो जाएंगे, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे। दैट्स इट, कोई दिक्कत। ऐसा क्यों हुआ, सबलेटिंग से मिलने वाली इनकम कभी भी आपकी टैक्सेबल नहीं होती इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी हेड में। क्यों, क्योंकि टेनेंट आपका वहाँ पर रियल ओनर नहीं होता, लीगल ओनर नहीं होता, इसलिए इसकी इनकम को हम अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल करते हैं। क्लियर है। पर्पज ऑफ द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, पर्पज ऑफ द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जहाँ पर ये देखा जाए कि अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं अपने ही बिजनेस में, या फिर आप उसको खुद उसके घर में रह रहे हैं, या फिर फार्म हाउस वाली है, यूनियन ट्रेड लोकल अथॉरिटी के अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी को उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो इस सिनारियो के अंदर ये अगर ये 5 से 7 पॉइंट आ जाए तो वहाँ पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आपको ये 3 पॉइंट अगर आप समझ में आ गए ना, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका 40 to 45 आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि आगे जो भी पढ़ेंगे वो बहुत आसान होगा। समझ में आ गया, ये दोनों पॉइंट आगे समझ में। पार्ट नंबर हो गया 1। अब पार्ट नंबर 2 पे हम बात करते हैं इसके ऊपर कि कैसे हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करेंगे और वैकेंट मंथ और अनरियलाइज मंथ रेंट की कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पढ़ाया है वो इसका बेस रहने वाला है। ठीक है, इसलिए कह रही थी बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, देन उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड सेक्शन 24A, सेक्शन 24B एंड टैक्स की ट्रीटमेंट अगर आप 2 से ज़्यादा घर में रहते हैं तो पार्ट 3 मीन्स की टोटल अगर मैं कहूँ कि इसके 3 पार्ट बनने वाले चैप्टर हमारे हाउस प्रॉपर्टी के। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशंस ऑफ द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी क्या कहता है, कंप्यूटेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब इसका एक बार ये चार्ट देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए। अभी बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 मिनट का टाइम दो। उसके बाद जो भी ऑनर ने पेड किया है टैक्स, आपको पता है आप जहाँ पर रहते हैं ना, आप साल दर साल 1 साल के अंदर एक बार आप म्युनिसिपल टैक्स फिल करते हो। कभी आपने देखा है आपके घर रिसिप्ट आई हो, कभी देखा है? आपको हमेशा मिलेगा वो 200-300 रुपये ऐसा होता है, ठीक है, और वो हमेशा पेड होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूँ तो मेरा नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको डिडक्शंस मिलती है। मीन्स कि जब आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो या प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करते हो तो कुछ एक खर्चे होते हैं, है ना। जैसे सैलरी हेड के अंदर मैंने आपको बताया था, सैलरी हेड के भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, बट सभी खर्चों को तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड करता है नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस ले लो, मीन्स कि जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, जो कि क्या है 75,000 रुपये माइनस कर दो आपके टैक्स में अमाउंट में से। सेम इस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर भी अगर आपके कोई खर्चे हुए हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस दे रखी है, जो कि क्या होगी 30% होगी। अच्छा, किसका होगी? जो उससे पहले कैलकुलेट किए। उससे पहले क्या कैलकुलेट किए हैं? NAV कैलकुलेट किए हैं।
नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया, ठीक, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर जितने भी खर्चे होते थे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड कर देते थे। तो दैट्स अ रीजन गवर्नमेंट आपको लिए भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए सुटेबिलिटी लेके आ रही है, ठीक है। अच्छा, आपने घर बनाने के लिए या फिर परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए लोन लिया है, उस लोन अब देखो लिया तो आपने आज है, मान लीजिए 3 साल के बाद वो कंप्लीट हो रहा है, इस साल तक तो कोई कमाई हो ही नहीं रही, तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, तुम लोन लो, तुम अपना घर बनाओ, अपने घर में रहो, ठीक है, हम तुम्हें इस इंटरेस्ट के क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। वो हम बात करेंगे सेक्शन 24B के अंदर, क्लियर है। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा 3 से 4 पॉइंट, जो कि क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है फेयर रेंट, फेयर रेंट, दूसरा आ जाता है म्युनिसिपल वैल्यू, तीसरी आ जाती है आपके पास स्टैंडर्ड रेंट, देन फोर्थ आ जाता है आपके पास एक्चुअल रेंट। देखो एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है, एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है, जो एक्चुअली आपको रिसीव हो रहे हैं। क्या मैं यही बोल सकती हूँ जो आपको एक्चुअली रिसीव हो रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल रेंट है। अच्छा, फेयर रेंट का मतलब क्या है, फेयर रेंट का मतलब है बच्चे कि ऐसा रेंट, मान लीजिए मेरी लोकेलिटी के अंदर आपने कभी देखा है कि जब आप दिल्ली गुड़गांव की ओर जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं कि सर आपके यहाँ पर कमरा कितने का, एक छोटी सी लॉबी होती है और उसका कहते हैं 5,000 रुपये किराया है। आप दूसरे के पास गए, वो कहते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ पे भी 5,000 रुपये किराया है। तीसरे यहाँ जाते तो आप वो कहते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ पे भी 5,000 रुपये किराया है। मीन्स की फेयर रेंट का मतलब होता है सिमिलर लोकेलिटी के अंदर सिमिलर नेचर की प्रॉपर्टी के ऊपर बाकी क्या टैक्स रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं फेयर रेंट। मीन्स की सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर लोकेलिटी के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, म्युनिसिपल वैल्यू की अगर बात की जाए, म्युनिसिपल वैल्यू ये होती है जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है, कमेटीज होती है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा कि आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है, दिल्ली की हर एक, अब आपको भी पता है मेरे हिसाब से आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हो ना, आपके यहाँ पर MC MLA होते हैं या नहीं होते हैं, वो साल के अंदर एक बार लिस्ट इशू होती है, ठीक है। 5 साल में एक बार होती है, पता नहीं 1 साल में एक बार होती है, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। बट वहाँ पर ये इशू होते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कितना रेंट पर दे सकते हैं। ये तो हो गया आपकी आसपास की लोकेलिटी का, और यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि आप अपनी रेंट का कितना आप ले सकते हैं लोगों से। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू। मीन्स की ऐसी वैल्यू जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी के द्वारा क्या की गई है, सेट की गई है। अच्छा, स्टैंडर्ड रेंट होता है जो कि आपके एक्ट में लिखी होती है कि ये आपका स्टैंडर्ड रेट है, इससे नीचे नहीं जाना, है ना, इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो इसको रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है कि ऐसा रेंट जो कि फिक्स किया जाता है रेंट कंट्रोलर अंडर द रेंट कंट्रोलर एक्ट के द्वारा, ये पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन होता है, ठीक है। फेयर रेंट का मतलब होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी में क्या रेंट चल रहा है, रीजनेबल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब होता है जो आपको एक्चुअल में रेंट रिसीव हो चुका है टेनेंट से या फिर मैं कहूँ कि आपके किराएदार से, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, जो कि ऐसी वैल्यू होती है फिक्स की जाती है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा या फिर किसी कमेटी के द्वारा, जो कि आप अर्निंग करते हो अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है इनका बहुत बड़ा रोल। क्यों? क्योंकि जो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है वो इन्हीं के साथ कंप्यूटेड होते हुए मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालनी है। थोड़ा सा समझने में नया होगा आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट को निकालेंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देन उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 होगा, जो हमें एक्चुअल रेंट दिया हुआ है ना उसके साथ हमारा कंपैरिजन होगा। बस यही काम है, निकल गया पूरा हाउस रेंट अलाउंस का वैल्यू। क्या? सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। कैसे निकलेगा कि हमें यहाँ पर कंपेयर करना है जो मेरे पास फेयर वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है,
और म्यूनिसिपल वैल्यू ने डिसाइड किया। मान लीजिए ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए साल का होना चाहिए, इन्होंने कहा 2 लाख नहीं 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। अच्छा, इनमें से जो भी हायर होगा, ध्यान से सुनना, इनमें से जो भी हायर होगा हमें उसको सेलेक्ट करना है। हायर कौन है? 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। स्टेप नंबर 1 इसको ये आएगा, किसको निकालने के लिए? अपने एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने के लिए। ठीक है, जैसे ही मेरे पास हायर रेंट वैल्यू आई, मुझे इस हायर वैल्यू को यहाँ पुट करना है। क्या आई? 2.5 लाख रुपए आई। ठीक है, स्टेप नंबर 2 मेरे पास क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि अब मुझे यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करना है। किन दोनों को कंपेयर करना है? हायर वैल्यू जो है ये और एक जो स्टैंडर्ड रेंट है इसके बीच में कंपैरिजन करनी है। मैंने कहा स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ था 2,80,000। ठीक है, एक केस लेके चलते हैं, मेरे को दिया था 1,90,000। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगी ना, विच एवर इज लोअर, जो भी मेरे पास कम होगा, छोटी अमाउंट में होगा, उसको हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अगर मैं कहूँ कि पहले केस नंबर 1 ये है, पहले केस में मेरे पास लोअर क्या होगा? 1,90,000 होगा। दूसरे केस में मेरे पास लोअर क्या होगा? 2,50,000 होगा, है ना। इन दोनों में से हमें जो भी लोअर होगा हमें वो सेलेक्ट करना है। जो ये वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। मीन्स कि इतना रेंट तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। इतना समझ में आया। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में जो भी हायर है वो सेलेक्ट करना है, फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है। वो हमें क्या लेना है? हायर लेना है, सॉरी वो हमें फिर लोअर लेना है। ठीक है, हायर लोअर का सिनारियो बन गया। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया है, एक्सपेक्टेड रेंट आया है, मैंने कहा कि मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आया है 2,50,000, मैंने कहा कि मेरा एक्चुअल रेंट है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, मेरा एक्चुअल रेंट कितना है? 3 लाख रुपीज़ है। इनको भी फिर हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। 3 बार कंपैरिजन होगी। मैंने पहले ही बोला था इनके बीच में भी क्या होगी? कंपैरिजन होगी। इनके बीच में जो भी हायर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मुझे जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू की वैल्यू चाहिए थी, ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए थी उसको निकालने के लिए मुझे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए मेरे पास ये टू मेन कंपोनेंट है जो कि मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने में मेरी मदद करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होगा। एक्सपेक्टेड रेंट होता है कि इतना मिनिमम अमाउंट तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। वो मिलेगा आपको फेयर रेंट से और म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करके, जो भी हायर होगा वो। देन उसके बाद जो भी हायर होगा उसके बाद जो स्टैंडर्ड रेंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। उसके अंदर जो भी लोअर होगा उसे सिलेक्ट करेंगे, उसे बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उसे हम एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा फिर हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो मीन्स की एच के ऊपर डिपेंड है, मीन्स की हायर लोअर हायर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके नोट्स में भी मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि मैंने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है और उस रेंट पे देने के बाद मैंने कहा कि मेरा जो पूरे साल, मीन्स की पूरे साल मतलब कि पूरे 12 महीने के 12 महीने मैंने क्या हुआ उसको रेंट पे चढ़ा रखा था। अच्छा, कोई भी दिन ऐसा नहीं था, कोई भी महीना ऐसा नहीं था मैंने कहा कि मेरा घर खाली किराए पे खाली रहा हो। ठीक है, ना ही ऐसा रेंट था जो कि मैं ये कहूँ कि मुझे मिला नहीं है। अनरियलाइज रेंट होता है कि टेनेंट किरायादार भाग गया छोड़कर, मुझे किराया भी नहीं देके गया, ऐसा कोई केस नहीं है। कहते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, निकाल देंगे भाई। हमें क्या चाहिए था? फेयर रेंट चाहिए था और म्यूनिसिपल वैल्यू चाहिए थी। इनके अंदर जो भी हायर होगा वो चाहिए था। फिर इसकी कंपैरिजन हमें स्टैंडर्ड रेंट के साथ करनी थी। इनके अंदर जो भी लोअर होगा वो हमें किसके साथ कंपेयर करनी थी? एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करनी थी। क्या ये सिनारियो ऐसा ही बन रहा था? स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट ये होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 इसको हमने कंपेयर करना है, देन इसके बाद इसको हमें कंपेयर करना है। यहाँ पर हायर लेना है, यहाँ पर लोअर लेना है। इसको मैं दूसरे पेन से करती हूँ, देन उसके बाद और आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमें इसका हायर लेना है, यहाँ पे हमें इसका लोअर लेना है, यहाँ पे हमें इसका हायर लेना है। चलो, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में जो भी हायर है वो क्या लेना है? वही लेना है। तो कितना आ गया? 2,30,000 आ गया। अच्छा जी, फिर मेरे को क्या करना है? उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड रेंट बेटा 1,90,000 है, ये कितना है? 2,30,000 है। इन दोनों को कंपैरिजन करो, जो भी लोअर आएगा मुझे वो लेना है। मैंने कहा मेरा तो 1,90,000 आया। ठीक है, ये क्या है? लोअर वैल्यू को हमने क्या बोला था? लोअर वैल्यू को बोला था हमने एक्सपेक्टेड रेंट।
क्या बोला था, एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आई मेरे पास, एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आई। तो सबसे पहला मेरा काम यही है, अगर मुझे जीएपी निकालनी है, एक तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालूं, दूसरा मेरा एक्चुअल रेंट निकालूं, फिर इनको मैं कंपेयर करूं, जो भी मेरा हाइयर होगा वो मेरा जीएबी होगा, है ना। मेरा एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया, एक्चुअल रेंट कितना है 2,40,000, लोअर वैल्यू जिसे हम एक्सपेक्टेड कहते हैं, इसको मैं कंपेयर करूं और इसमें से जो भी हाइयर है कितना है 2,40,000। अच्छा, तो इसका मतलब मैम हमारा जीएबी कितना है 2,40,000 है। यस बच्चों, तो देखो क्या लिखा, स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है पूरे साल का, एक्चुअल रेंट निकालना है जितने महीने मेरा जो घर है किराए पर रहा, देन उसके बाद हमें उसकी कंपैरिजन करनी है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट के, और उसमें से हायर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है और एक्चुअल रेंट है, मैंने कहा कि इनमें से मुझे हमेशा हायर सेलेक्ट करना होगा। इन केस आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ रहा है, सुनो इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। मैंने कहा कि जो एक्सपेक्टेड रेंट क्या है कि मिनिमम इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए, और एक्चुअल रेंट दैट मीन्स जो आपको फाइनली रिसीव हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, मैंने कहा कि इनमें से हायर होना चाहिए। फर्स्ट केस लेके चलती हूँ, ध्यान से सुनना, 3 केस लेके चलूँगी, तीनों केसेस के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज़्यादा है, दूसरा एक्सपेक्टेड रेंट आपका कम है एक्चुअल रेंट से, ठीक है, जो कि अभी हम ऑलरेडी जो कर चुके हैं, ठीक है, और तीसरा केस क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से। कहने का मतलब 2 केसेस क्या है जहां पर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है, 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कम है। इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहला केस, अगर ऐसा सिनारियो आ जाता है कि एक्सपेक्टेड रेंट कम है और एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, तो उस केसेस में एक्चुअल रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। ये तो सिंपल सा था जो अभी हमने किया, 2,40,000 रुपये हमने माना। अच्छा, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है, मान लीजिए ये 2,60,000 है और एक्चुअल रेंट मेरे पास कितना है 2,40,000 है। अब यहाँ पर ये ज़्यादा है, हमें हमेशा विच एवर इज हायर लेना होगा। तो यहाँ पर जब इन केस एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ जाए, ठीक है, जो कि हमेशा मिनिमम अमाउंट होती है, ये ज़्यादा आ रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। यही बात हो जाती है ना कि जो चीज़ आपकी, मान लीजिए ये फ़ोन अगर आपका 25 से 30,000 रुपये का आ रहा है और मैं कह रही हूँ कि आपको मैं 10,000 रुपये में दे रही हूँ, तो कुछ तो गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को ढूंढना है। देने कहने का मतलब हमें रीज़न फाइंड आउट करना है। ये रीज़न अगर रीज़न अगर ये है कि कमरा किराए पर नहीं था, मीन्स कि 12 महीने में से ऐसा हो सकता है कि 10 महीने किराए पर था या फिर 9 महीने किराए पर था, जिसके कारण मुझे एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ है उसकी वैल्यू कम हो गई है, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई और रीज़न है, अदर रीज़न है। अगर रीज़न हमारा वैकेंट के कारण है, अगर रीज़न वैकेंट के कारण है, तो उस सिनारियो में हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी, हमारी आपकी एक्चुअल रेंट ही क्या होने वाली है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे रीज़न पता चल गया। अगर मैं कहूँ कि वही मैं कमरा अगर 12 महीने तक देती, मेरा रेंट कितना होता, 2,60,000 से ऊपर होता, है ना। तो समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, अगर कोई और रीज़न है तो इस सिनारियो के अंदर हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही क्या मान लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। क्या ये आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए मुझे फटाफट। फिर इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ था। एक्चुअल रेंट फर्स्ट केस, दूसरा जब ये ज़्यादा हो एक्सपेक्टेड तो हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से 2 चीज़ें बाइफरगेट हो गए। देखो क्या कहते हैं, सुनो इस बात को। ये चीज़ें यही लिखी हुई हैं, जब कोई भी वैकेंट हो ईयर में से कुछ पार्ट, ठीक है, और अनरियलाइज रेंट नहीं, मीन्स कि ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें ये कहे रखा हो कि हाँ किराएदार किराए देने से पहले ही भाग गया, ठीक है, ये तो नहीं है, बट हाँ वैकेंट जरूर है। तो इसमें भी यही करेंगे, फुल ईयर का सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, एक्चुअल रेंट निकालेंगे जितने महीने क्या हुआ, लेट आउट हुआ। ये जो स्टेप है सब में सेम है, जितने महीने लेट आउट हुआ है उतने ही लेंगे, देन उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया दिया। चलो, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इफ द वैकेंट फॉर द 1 मंथ,
और एक्सपेक्टेड रेंट है और आपका एक्चुअल रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ बेटे आपको 1 लाख रुपए, ठीक है। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ। कहता है 1 महीने खाली था, मीन्स कि 12 महीने में से 1 महीना गया तो 11 महीने बच गए, तो मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कितना आया 1 लाख और ये आ गया 1,10,000। क्लियर है? 1 लाख और 1,10,000, दोनों के बीच में कौन बड़ा नज़र आ रहा है? बड़ा हमें तो भाई एक्चुअल रेंट ही नज़र आ रहा है। तो इस सिनारियो में तो कोई देखना ही नहीं पड़ेगा, इस सिनारियो में हमें हायर कौन नज़र आ रहा है? एक्चुअल रेंट नज़र आ रहा है। एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा? हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट सिनारियो पढ़ते हैं। कहते हैं कि इफ द वैकेंट इज 3 मंथ, एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख है, एक्चुअल रेंट 10,000 है। सेम क्राइटेरिया है, एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्चुअल रेंट है, 1 लाख है, और ये कहते हैं कि 10,000 रुपये पर महीना मिलता है, और 3 महीने वैकेंट था, मीन्स कि 12 में से 3 गए, कितने महीने का किराया मिला है आपको? 9 महीने का किराया मिला है। तो कितना हो गया? 1 लाख और यहाँ पे 90,000। कंपेयर करो, नज़र आ रहा है क्या? नज़र आ रहा है कि आपका एक्चुअल रेंट कम है, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रीज़न फाइंड आउट करेंगे। क्या रीज़न हमारा वैकेंट है, बिकॉज ऑफ द वैकेंट। अच्छा, मेरा अगर वैकेंट नहीं होता कमरा किराया, ठीक है, कमरा अगर खाली नहीं होता तो क्या मुझे कितना किराया मिलता? कहते हैं अगर तुम्हारा कमरा किराया जो है ना खाली नहीं होता तो तुम्हें 12 से मल्टीप्लाई करती और फिर मेरे पास आ जाता है 1,20,000, और जो कि एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। तो इस सिनारियो के अंदर मुझे नज़र आ रहा है कारण मेरा वैकेंट होना है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल रेंट होगा वो आपका क्या होने वाला है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? 90,000 क्या है मेरे पास? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। अच्छा, तीसरा सिनारियो हम पढ़ते हैं। तीसरा सिनारियो क्या कहता है कि आपके पास वैकेंट है 3 महीने, इट्स ओके, 3 महीने। ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख, एक्चुअल रेंट है 7,000। सुनो क्या कहता है, ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड सेम एज इट इज़ 1 लाख, एक्चुअल क्या है? 7,000 पर महीना है। कहते हैं 3 महीने खाली था, मीन्स कि 12 में से 3 गया, कितना हो गया? 9। मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 63,000, यहाँ पे हम 1 लाख कंपेयर किया, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिर हम वही बात रीज़न फाइंड आउट करेंगे। रीज़न में मैंने देखा अगर मैं इस कमरे को पूरे महीने, पूरे साल किराए पर रखती तो मेरे पास कितना आता? ये कहते 84,000 आता। कहते ये तो वैसे भी भाई कम है, एक्सपेक्टेड रेंट से भी कम है, तो रीज़न कोई और है। उस सिनारियो के अंदर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो ही क्या होगा? हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू होने वाली है। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया इस चीज़ को? क्या अच्छे से समझ में आया? अच्छा जी, ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गए क्वेश्चन सोल्व? ठीक है। अच्छा, अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है कि टेनेंट किराया देने से पहले भाग गया है, मीन्स कि जो ओनर है, किराएदार जो ओनर है घर का, ठीक है, उसे किराया नहीं मिला, वो कोर्ट में जाके कह रहा है कि मुझे किराया ही नहीं मिला, मैं टैक्स कैसे दूं? तो इस सिनारियो के अंदर पता क्या कहेगा? कोर्ट ये कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है कि हमें कैसे पता कि तुम्हें किराया नहीं दे के गया हो? क्या पता भाई दे के गया हो, या फिर तुम्हारी टेनेंट के साथ गठबंधन किया हुआ हो तुमने कि हाँ चलो तुम भाग जाना, मैं केस कर दूंगा, मेरा टैक्स बच जाएगा, या फिर तुम भी आधा टैक्स दे देना। मतलब इस एक तरफ से ओनर का टैक्स बचेगा, दूसरी तरफ से उसको भी आधा किराया देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें क्या भरोसा कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा। तो कहते हैं तुम्हें 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। क्यों? अदरवाइज हम इसके ऊपर, ये पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर टैक्स लेंगे जो कि आपको रिसीव भी नहीं हुई है। अच्छा, वो कहते हैं क्या? जो सेक्शन 23 और सबसेक्शन 1 में डिफाइन की गई है कि सबसे पहले तो टेनेंसी क्या होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? बोनाफाइड होनी चाहिए। मीन्स की इंटेंशन जो है ना, मीन्स की रेंट जो कमरा है किराए पर देने का इंटेंशन क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इससे रेंट लेना है, देन उसके बाद मुझे टैक्स भरना है। मेरी कोई ऐसी गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट गवर्नमेंट ये कहेगी कि हाँ तुम तो टैक्स की चोरी करना चाहती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा कहता है कि टेनेंट अगर ये ऐसा हो जाता है, भाग जाता है, चोर मतलब आपका किराया नहीं देता है,
तो सबसे पहला स्टेप ये बनता है कि आप, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 महीने लगातार हो गए हैं, आपका टेनेंट क्या कहते हैं, किराया नहीं दे रहा, कहते हैं कि अब नहीं अगले महीने दूंगा, अब नहीं अगले महीने दूंगा, ऐसे करते 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 उसने 6 महीने गुजार दिए हैं। तो ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर एक कार्रवाई की जाए, ठीक है, उसे घर से निकाल दिया जाए कि जाओ भाई अब यहाँ से निकलो, अदरवाइज इस इनकम के ऊपर मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स कि ओनर को वो जगह क्या करवानी पड़ेगी, खाली करवानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि जिससे आपने खाली करवाई है ना, मीन्स कि आपके जो किराएदार हैं उसका कि आपकी संपत्ति के किसी और संपत्ति के ऊपर ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि तुमने इस संपत्ति से तो निकाल दिया, दूसरी किसी घर में जाकर उसको कह दिया कि यहाँ रह ले कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हैं, ये कह दो कि यहाँ रह ले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ है तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम उस केस में भी आपकी उस इनकम को टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप बच जाओगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि हाँ एक और पॉइंट होना चाहिए, क्या कि आपने उसके प्रति कंप्लेंट की होनी चाहिए, आपने उसके प्रति लीगल प्रोसीजर किया होना चाहिए, लीगल एक्शन लिया होना चाहिए। अगर आप ये चारों चीज़ें सेटिस्फाइड कर देते हो तो आपका जो अनरियलाइज रेंट है, जो रेंट आपको मिला नहीं है उसकी आपको छूट मिल जाएगी, उसको आपको माइनस करने का मौका दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना इस बात को, ये कहते हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इसको कंपेयर करते थे, हायर लेते थे, मेरे पास कितना आया, 180 आया, 180 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते थे, लोअर लेते थे जिसको हम एक्सपेक्टेड रेंट भी कहते हैं, लोअर क्या आ गया, 1,60,000 आ गया। एक्चुअल रेंट क्या है, 20,000 है, कोई ये नहीं बता रखा कि यहाँ कितने मंथ रेंटेड है, तो हम मानेंगे पूरा महीना रेंटेड है, ठीक है, पूरे साल रेंटेड है। तो 12 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। इसमें से जो भी हायर होता था हमें वो सिलेक्ट करना होता था, हमारा एक्चुअल रेंट ही क्या है, सबसे हायर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2,40,000 रुपये मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब गवर्नमेंट कहती है ठीक है 2,40,000 बना, लाओ टैक्स दो इसके ऊपर। वो कहते हैं रुको सर, मेरा जो ऐसा रेंट है जो कि मुझे मिला नहीं है 40,000 रुपये, कहता है क्या तुमने चारों रूल को सेटिस्फाइड किया जो कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में थे ये थे, कहते हैं हाँ जी हमने फुलफिल किए हैं। कहते तो आपको 40,000 रुपये माइनस करने का मौका दे दिया जाएगा और आपको 2 लाख के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने ये रूल्स को सेटिस्फाइड नहीं किया होता तो हम क्या करते, आपके ऊपर पेनल्टी ज़रूर लगाते, ठीक है। कई बार आपको क्या दिया मिलेगा कि अनरियलाइज रेंट क्या होगा, मंथ्स में दिया होगा कि 3 महीने का, 2 महीने का आपको क्या नहीं है, रेंट रिसीव नहीं हुआ, तो इसको मैं 3 महीने 2 महीने कन्वर्ट कर देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। एक्चुअल रेंट तो यहाँ तक तो सेम रहेगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरे पास कितने आ गई है, 2,40,000 आ गई है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहले नहीं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट इनटू ये पूरा 12 महीने का निकालना है, और आपका जो एक्चुअल रेंट है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मंथ दिए हो तो तब करना है बच्चे, ये ध्यान रखना। अगर अमाउंट दिया तो हम उसको बाद में लेस करेंगे, अगर मंथ दिया हो तो उसको हम पहले भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट। क्या एक्चुअल रेंट कितने महीने का है, 12 महीने का। मैंने कहा कि 2 महीने मेरे ऐसे थे जिसके अंदर मुझे रेंट नहीं मिला, कहते अच्छा मीन्स कि आपको केवल 10 महीने का रेंट मिला, कहते हाँ। एक्चुअल रेंट कितना था, कहता 20,000, कितना हो गया, 2 लाख, कितना हो गया, 2 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे महीने का, पूरे साल का कितना था, 1,60,000। तो इसको यहाँ ऐसे कंपेयर करेंगे, क्लियर है। हायर क्या है, 2 लाख है, 2 लाख क्या आ जाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आया, समझ में आया, मतलब घुमा फिरा के आपको एज इट इज़ यहीं पे लेके आ रहे हैं। बट तरीका क्या है, अगर आपको अमाउंट दे दी जाती है, ठीक है, अमाउंट दे दी जाती है तो आप माइनस बाद में कर सकते हैं, अगर मंथ्स दे दिए जाए तो एक्चुअल रेंट में को कैलकुलेट करने से पहले उसमें से माइनस कर दो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपके क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। परफॉर्मा मैं आपको दोबारा से लेकर आती हूँ परफॉर्मा के ऊपर, जो कि आपके एक चीज़ बतानी थी जो कि अब आपको समझ में आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला था यहाँ पर एक चीज़ है, चीज़ क्या है, चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेड लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, यहाँ पेड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेबल लिखा हुआ है। इन दोनों शब्दों को समझो और आसान हो जाएगा ये चैप्टर समझना। सुनो, अगर ये लिखा जाए कि म्युनिसिपल टैक्स क्या है,
म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए, हमेशा पेड होना चाहिए। रीज़न पता है क्यों है, क्योंकि जब तक आप इसको एक्चुअल में पे नहीं करेंगे तब तक आपको जो ओनर होगा ना, जब तक ओनर अपनी मतलब अपनी इस पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था हर साल या फिर 5 साल के अंदर एक बार आता है, अगर आपने उसको टैक्स को पे नहीं किया तो आपको उसको लेस करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, मीन्स की खर्चे माइनस करने का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक आप उसको एक्चुअल में पे नहीं करेंगे। अच्छा, पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कल दे देना, मीन्स की एक्रूअल बेसिस के बेसिस पे, ठीक है, ये हमेशा कैश बेसिस पे होता है। कि ऐसा क्यों होता है, अब देखो जब आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लिया घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बैंक क्या आपको ऐसे ही लोन दे देती है, नहीं ना, आपको एज अ कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। इन केस जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो पेमेंट ना कर पाए तो बैंक के पास एज अ कुछ सिक्योरिटी तो रखी है कि मैं उसको सेल करूँ और उसके बदले में मुझे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, और उसने जितना भी कैश मुझसे लिया था मैं उससे कवर कर सकूँ, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। बट म्युनिसिपल टैक्स के रिगार्डिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी को किसी भी तरह की कॉर्पोरेट सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इस केसेस में जब तक आप एक्चुअल में पे नहीं करेंगे तब तक आपको क्या है, माइनस करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, वो भी ओनर की। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है क्या, कि अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया है ओनर के द्वारा, ये माइनस हो जाएगा, टीनेंट का माइनस नहीं होगा, इसको टोटली इग्नोर करेंगे, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें सेम है, वैकेंट 2 महीने के लिए था, ठीक है, अनरिलाइज रेंट है, इसका आंसर आपको होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में देना है फटाफट, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये आपका सेकेंड पार्ट आज हो गया है कंप्लीट, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ट्रीटमेंट ऑफ द वैकेंट एंड रियलाइज रेंट। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 24A, सेक्शन 24B, क्लियर है। इसके बारे में डिडक्शंस के बारे में, जो कि हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं 24A और डिडक्शंस होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने लास्ट पार्ट के अंदर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कैसे हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी इनकम आएगी। दूसरे पार्ट के अंदर हमने अपने GAV को निकालना सीखा था और अनरियलाइज्ड रेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट था वो सीखा था। आज हम ये लास्ट के 3 पॉइंट और कर लेते हैं जो कि आपकी कंप्लीट क्वेश्चन को करने में आपको मदद करेंगे। सॉरी, अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है, इसको जल्दी से रीड करो क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक बार ही बताई थी कि जैसे कि सैलरी हेड के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 की, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालने में होती है, इसी तरीके से इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। जो कि अंडर सेक्शन 24A में आते हैं। ये कहते हैं कि जैसे कि आपको हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में, उसको अरेंज करने में, लीगल रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है, बैंक के चार्जेस, इधर उधर जाने का किराया, कितने सारे खर्चे होंगे। अब हर व्यक्ति के भाई अलग अलग होंगे, तो गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि मैं सबकी कैसे सुनूं भाई, तो उन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट सेट कर लो, जिस भी पर्सन की हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आए उसको ये सभी को दे दो। कहते कितनी, कहते 30%। अच्छा, कहते जैसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाती है उसमें से म्युनिसिपल टैक्स हमने माइनस करना सीखा था जो कि ऑनर ने पे किया था। फॉर एग्जाम्पल 4,02,40,000 हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकला, म्युनिसिपल टैक्स हमारा 20,000 मान लेते हैं, 20,000 माइनस होने के बाद, ठीक है, अनरियलाइज रेंट भी हमने क्या कर दिया, 20,000 माइनस कर दिया, देन उसके बाद टोटल मेरे पास 2 लाख रुपए बचा। कहते अच्छा, अब ये जो अमाउंट बचे उसे क्या बोलते थे, नेट एनुअल वैल्यू बोलते थे। इस नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर 30% की क्या मिलने वाली है, आपको डिडक्शन मिलने वाली है। चाहे वो नेट एनुअल वैल्यू कितनी भी हो सकती है, बट टोटल मैक्सिमम डिडक्शन आपको 30% मिलेगी। अगर मैं इसका 30% करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। मीन्स की गवर्नमेंट कहती है कि लो तुम्हें छूट दी 60,000 की। मीन्स की कोई भी ऐसे खर्चे की हो, इंश्योरेंस हो, रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, ठीक है, बैंक की कलेक्शन हो, ऐसा कोई भी खर्चा हुआ है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 60,000 रुपये खर्चा दे रहे हैं, ठीक है, 1,40,000 बच गया, ठीक है। अब इसके ऊपर टैक्स दे दो। कहते रुको, आगे भी पढ़ेंगे 24B कि मैंने तो लोन भी लिया, उसकी भी डिडक्शंस यहाँ लेंगे, देन उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। सैलरी हेड कंप्लीट। सुनो,
सुनो थ्योरी में क्या कहता है, कहता है जो की पॉइंट आपको याद रखनी है, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस कैसे पता चलेगी, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस आपकी 30% होगी, वो भी किसके ऊपर, नेट एनुअल वैल्यू पे होगी, ठीक है, जो आप निकालेंगे। अच्छा, ये एप्लीकेबिलिटी कब होगी, ये एप्लीकेबल बेटे तभी होगी, देखो यहाँ पर कुछ बैलेंस पॉजिटिव में है, यहाँ पर ये बैलेंस पॉजिटिव में नजर आ रहा है 2 लाख रुपए। अगर मैं कहूँ कि मेरा जीएबी होगा ही नहीं, होगा कब नहीं, जब आप अपने घर में खुद रहते होंगे। खुद रहने का मतलब क्या है कि रेंट नहीं आता होगा, रेंट नहीं आया तो ऑब्वियस ही बात है, तो आपका NAV भी नहीं आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी नहीं आएगी, ना ही नेट एनुअल वैल्यू आएगी। तो इस सिनारियो के केसेस में स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी मिलेगी जब यहाँ पर बैलेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ध्यान से सुनना, अगर आपका जो प्रॉपर्टी है आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या फिर आपका जो NAV क्या है नेगेटिव में है, तो उस सिनारियो के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस जब अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियस ही बात है नीचे जो टैक्सेबल अमाउंट है वो भी क्या आने वाले, नेगेटिव आने वाले, तो उसको कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, ये 2 पॉइंट थे जो कि आपको बातें ध्यान रखनी थी। पहले NAV निकालना होगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, एनुअल रेंट जो भी रिसीव हो चुका है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स जो कि ऑनर ने पे किया है, उसके बाद 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू का कर देंगे, सिंपल सोबर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 24B, ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट, सुनो। ये कहता है, जस्ट अ मिनट, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेती हूँ, एक सेकेंड। चलिए, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए लोन लिया है आपने, ठीक है, और वो लोन लिया है आपने 30 लाख रुपए का। कहते हैं अच्छा, और वो भी कितने परसेंट है, 10% है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट बनता है, आपने अच्छा लोन किसके लिए लिया है, आप रिपेयर के लिए ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं, परचेज करने के लिए ले सकते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने लोन लिया, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने 1/11 मान लीजिए 1/11/2020 को मैंने कोई लोन लिया, और लोन लेने के बाद लिया स्टार्टिंग में, और कंस्ट्रक्शंस मेरी कंप्लीट हो गई है 1/10/2022 को, ठीक है। 2022 में मेरे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ठीक है, डेट ऑफ लोन है ये। गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन हो गए तुम्हें, हैं, इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्या, तुम्हें इसके ऊपर इंटरेस्ट देना नहीं है क्या। कहते एक तो तुम इंटरेस्ट लेने आ गए भाई, हैं, ऊपर से मेरा खर्चा हो रहा है, मुझे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, एक मुझे लोन का बर्डन, मुझे वर्कर्स का बर्डन, मेरे को इतना सारा बर्डन मैं कैसे फेस करूँगा, इससे अच्छा रहने देता हूँ। देखा कि ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे पर्सन पीछे हटते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जैसे जो स्कीम अपनाई थी कि सबका अपना घर होना चाहिए, तो उस सिनारियो के केस में हमने क्या किया, जो भी इंटरेस्ट, अब आप मुझे बताओ कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या कोई इनकम होती होगी। अरे इनकम छोड़ो, यहाँ तो खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, यहाँ तो खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। तो यहाँ पर ही कहती है सरकार कि ठीक है, चलो तुम्हें इस इंटरेस्ट की क्या देता हूँ मैं, डिडक्शन देता हूँ, तुम्हें इस इंटरेस्ट की पेमेंट में छूट दे देता हूँ थोड़ी सी, किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 24B के तहत। अच्छा, कैसे मिलेगी सर, कहते सबसे पहला स्टेप नंबर 1, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन किस साल कंप्लीट हुई, किस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुई, वो फाइनेंशियल ईयर कंप्यूट करो। कहता मेरा 2022 में है, 1/10 फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, कहता 2022-23 मेरा फाइनेंशियल ईयर है। तो इसको सबसे पहले क्या करो, प्लॉट करो बेटा। कहता है कि 1/4/2022 से ये साल शुरू हुआ होगा और 31/3/2023 तक ही खत्म हुआ होगा। कहते हैं हाँ जी, आपने फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इस पूरे साल को क्या कर दो तुम, एक सेकेंड, इस पूरे साल को तुम क्या कर दो, छोड़ दो। कहता क्यों, क्योंकि इस साल यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन खत्म हुई, यहाँ पर आपने 1 नवंबर 2022 को इस घर को किराए पर चढ़ा दिया, रेंट पर दे दिया।
रेंट से होने वाली इनकम होगी। इनकम को क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको ITR में देते हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न में, है ना, जो कि 31 मैंने आपको बताई थी 31 जुलाई 2000 जो भी आगे डेट है उसकी लास्ट डेट होती है। इसकी डिटेल बताते हो कि मेरी इनकम कहाँ कहाँ से हुई। तो इस सिनारियो के अंदर जब ऐसा कुछ होता है तो आपको सबसे पहला काम ये है कि आपको फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद आपको क्या देखना है कि वो साल छोड़ के पीछे जितने भी ईयर बच गए हैं, जितने भी महीने बच गए हैं, उसको कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 31/11/2020 से 31/3/2021, 31/3/2022, ठीक है, मीन्स की 12 महीने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तो अगला दिन आ गया ना, और यहाँ पर कितना हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने यहाँ पर। मीन्स की इस जो लोन लिया था 30 लाख का, उसके ऊपर 17 महीने का क्या बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है। अच्छा, कितना बन रहा है, वो कहते हैं कि पहले तो मुझे ये बताओ जो फाइनेंशियल ईयर आपने कैलकुलेट किया था इसका करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है। वो कहते हैं 30 लाख है 30 लाख है। 30 लाख के ऊपर 10% करूंगा तो कितना आएगा सर, 3 लाख ही तो आएगा। कहते ठीक, एक तो ये अमाउंट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर निकाला। दूसरा हमने क्या निकाला, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाला। मीन्स की कंस्ट्रक्शन जिस साल खत्म हुई उसको छोड़ के, उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के उससे पिछले जितने भी साल होंगे, जितने भी महीने होंगे, उस पीरियड को कैलकुलेट कर लो। अच्छा, उस पीरियड में कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है, थर्ड स्टेप में आप ये कैलकुलेट करो। अच्छा, कितना बनेगा, कहते हैं 30 लाख के ऊपर 10% निकाला मैंने, तो मेरा निकला ये पूरे साल का है ना। मुझे एक महीने का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पूरे साल का नहीं, ठीक है, मुझे एक महीने का निकालना है, ये तो पूरे साल का हो गया। पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अगर मैं एक महीने का निकालूँ तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। साल का निकालना तो फिर दोबारा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सेम इस तरीके से ये पूरे आपको क्या दे रखा है, पूरे साल का दे रखा है, हमें 17 महीनों का निकालना है, 12 महीने, इसलिए मैंने नीचे जोड़े, ठीक है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो जाए। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 30 लाख गुना में 10%, तो ये आ गया 3 लाख गुना में 17 बटे में 12, तो ये आ गया 4,25,000। ये आपका इंटरेस्ट बन गया। ये कहता है देख लो कितना इंटरेस्ट बनता है, तुम सोच रहे हो कि मैं इसके ऊपर भी इंटरेस्ट दूं। कहते हैं नहीं, हम आपको इसको डिडक्शंस देंगे। कहते हैं अगर आपको डिडक्शंस लेनी होगी इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट दो। कहने का मतलब 425 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 85,000। तो हम कहते हैं इसका क्या करें, इसकी आपको पर साल लगातार आने वाले 5 साल तक आपको इस तरह से 85,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो ये सही है। करंट ईयर का प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको टोटल करो, और टोटल करने के बाद 3,85,000 आपको अंडर सेक्शन 24B के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। अंडर सेक्शन 24 में डिडक्शन मिल जाएगी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इन चीज़ों को। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करना है। दूसरे नंबर पर आपको करना है कि आपको प्री कंस्ट्रक्शन जो है पीरियड को कैलकुलेट करना है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैलकुलेट करने के बाद आपको उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है। देन उसके बाद करंट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को जोड़ के ये आपको अंडर सेक्शन 24B के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं करंट ईयर का, ठीक है, इसे बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, या फिर मैं कहूँ कि प्रायर इंटरेस्ट जो रेट होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं क्या कुछ है। इफ द एसएससी हैज टेकन अ लोन और द एडवांसेस फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन, द रिपेयरिंग एंड रिनोवेशन, इन तीनों में से चारों में से किसी भी काम के लिए लिया हो तो आपका इंटरेस्ट बनेगा उस लोन के ऊपर। ठीक है, और उसकी डिडक्शंस आपको मिल जाएगी सेक्शन 24 ऑफ द फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू। जो भी नेट एनुअल वैल्यू बनेगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, पीरियड प्रायर टू द ईयर इन विच द हाउस और द कंस्ट्रक्शन शैल बी कॉल्ड द
प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। दैट मीन्स जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उसको छोड़ के हम उससे पिछले वाले मंथ को कैलकुलेट करेंगे, उसे बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और उसके अंदर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो क्या होगा, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कहला जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो ये इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हमेशा पेबल होता है, म्युनिसिपल टैक्स हमेशा पेड होता है, ये समझाया था, याद है ये गोलधारा, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर पेबल होता है, एक्रूअल बेसिस के ऊपर होता है, ये पॉइंट अब आपका थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे बन गया है। ठीक है, क्लियर है, एक्रूअल बेसिस पे है। अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद ये आपको राइट दिया जाता है कि आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको डिडक्शन देने के लिए रेडी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन कंप्लीट। जिस साल मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई मीन्स कि इस साल मेरे ये अमाउंट निकल के आएगी, टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी, यहाँ से मुझे 3,85,000 माइनस करने का यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन द फ्रेश लोन आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ द ओरिजिनल लोन शैल ऑल्सो बी अलाउड एज अ डिडक्शन। क्या कह रहा है, सुनो, कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने लोन लिया है वो अपने पुराने लोन को पे करने के लिए सक्षम नहीं होते। मान लीजिए इसने ICICI बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है, और लोन की जो रेट है वो क्या है, 10% है, सेम एज इट इज मान लीजिए। उसी तरफ से SBI कहता है कि ये लो, हम आपको 8% लोन ऑफर कर रहे हैं। तो इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर लोन को चुकाने के लिए SBI से भी लोन ले लिया। क्यों, क्योंकि मुझे ICI के लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। SBI यहाँ पे सेटल ऑफ करता रहेगा, जो इसका इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पर इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, अलाउड है। समझ में आ गया, क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन द फ्रेश लोन आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ द ओरिजिनल लोन शैल बी अलाउडेड डिडक्शंस। क्लियर है। अच्छा, इन केस आप इंटरेस्ट की पेमेंट करने में सक्षम ही नहीं है, मैंने कहा कि 30 तारीख आखिरी तारीख है, इसके बाद आपका पेनल्टी चार्ज होगी। जैसे स्कूल में होता है 8 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 50 रुपये फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, तो इस केसेस के अंदर अगर आप इंटरेस्ट टाइम पे नहीं पे करते तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी लगेगा और साथ ही साथ आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्राई करते हैं, आपको करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मिस्टर रमन है जिसने 20 लाख रुपए एज अ लोन लिए हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर को उसने लोन लिया है 15% के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और कंप्लीट हो गई कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2023 को। प्लॉट करो इसको कि 1 अक्टूबर 2019 को उसने लोन लिया, और वो लोन कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 31/3/2023 को। अच्छा, 20 लाख का उसने लोन लिया है, ठीक है, 15% के इंटरेस्ट पे लिया है। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद ये कहता है कि कैलकुलेट करनी है वो अमाउंट को जो कि इंटरेस्ट के रूप में हमें डिडक्शन मिलने वाली है 24B के तहत। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर को देखना। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2022-2023 है, तो जल्दी से प्लॉट कर दो, दैट्स इट। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है, मीन्स कि ये साल तो हमारा बिल्कुल भी टच नहीं होगा। इससे आगे वाले साल के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, स्टेप नंबर 2 के अंदर, कि हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है कितना। अच्छा, यहाँ पर देखो 31/3/2020, 31/3/2021, 31/3/2022, कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए, समझ पा रहे हैं। मीन्स कि आपको केवल अब इसके ऊपर फोकस करना है कि ये टाइम ड्यूरेशन में कितना टाइम ड्यूरेशन है आपके पास। ठीक है, इसको टोटली इग्नोर करना है, ये इग्नोरिंग सेक्शन है। ठीक है, ये करंट ईयर का, क्योंकि इसका तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला गया है रूल्स के अंदर कि जो करंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसको छोड़ के उससे पहले वाले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को चेकआउट करो। मैंने कहा कि 12 महीने यहाँ हो गए, 12 महीने यहाँ हो गए हैं, यहाँ पर कितने हो गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने यहाँ हो गए। मीन्स कि टोटल मंथ कितने हो गए हैं, टोटल मंथ हो गए हैं 12 + के 12 + के 6, तो ये हो गया 30 मंथ। कहने का मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया भाई 3 लाख। ठीक है, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना है, 3 लाख का मैं
30/12 कर दूं, क्योंकि इसको भी लिखूंगी फिर मैं इसको गुणा में 30/12 करूंगी तो काम वही होने वाला है ना। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ। 6 के टेबल पे कट कर दे, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, यहाँ से फिर कट कर दो, ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 17 5 ज़ा 75 होते हैं, तो 3 4 मीन्स की प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मीन्स की 30 महीने का इंटरेस्ट मेरे पास कितना मिला, 7,50,000। ये कहते हैं किसकी डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बन जाएगी, तो मतलब कि 1 साल की इंस्टॉलमेंट कितनी हुई, ये आपकी अप्रोक्स हो जाएगी 1 से कट हो गया, ये हो गया 5 से कट, मीन्स की हर साल आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की 1.5 लाख रुपए क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। तो टोटल डिडक्शन कितनी मिलने वाली है, टोटल डिडक्शन 4,50,000 की मिलने वाली है। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, बस आपको ये स्टेप याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, अगर ऐसा होता है कि ओनर के पास 2 से ज़्यादा घर है और 2 से ज़्यादा घर के बाद गवर्नमेंट कहती है कि तुम लोगों के पास एक एक घर बनाना मुश्किल हो गया, तुम 5-5 घर लेके बैठे हो, तुम 4-4 घर लेके बैठे हो, मीन्स कि तुम अमीर कैटेगरी के अंदर आते हो, सुपर कैटेगरी के अंदर आते हो। कहते हैं कि नहीं सर, वो मैंने खुद बनाए हैं और मेरा शौक है घर बना के रखने का। कहते हैं ये कैसा शौक है भाई, पक्का तुमने उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ। वो कहते हैं नहीं सर, मैंने उसको रेंट पे नहीं चढ़ाया। कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो उसके ऊपर रेंट दे, टैक्स दे। कहते हैं जब मैं टैक्स रिसीव ही नहीं करता तुम कैसे ले लोगे मुझसे भी टैक्स। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 के अंदर कि अगर किसी भी पर्सन के 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हैं तो ये बोला गया है उनमें से किसी भी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, बाकी 2 को ये मानेंगे कि वो रेंटेड है, मीन्स कि उसको किराए पर चढ़ाया हुआ है। तो ये कहते हैं कि तुम मान लो जो तुम्हें मानना है, मुझे तो रेंट मिलता ही नहीं है, तुम मुझसे रेंट की इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे। कहती है सरकार कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत तरीके हैं कि जो भी एक्सपेक्टेड रेंट होगा मीन्स की मिनिमम अमाउंट होगी रेंट की, हम वही क्या ट्रीट कर लेंगे, आपका जीएवी ट्रीट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब आप हाँ कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए जीएवी जिसका भी एक्सपेक्टेड रेंट जिसका लो होगा ना, आप इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए, कोई भी कम्बिनेशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कहते हैं तुम्हारी छूट है, कोई भी तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, बाकी को हम अपने आप रेंटेड मान लेंगे। ठीक है? अच्छा, अगर कोई भी हाउस क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा, क्या उसके ऊपर कोई डिडक्शन मिलेगी, क्या म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है, क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। तो क्वेश्चन आएगा नील नील नील, एक की डिडक्शन मिलेगी, किसकी, इंटरेस्ट की, कि लोन तो ले लिया अच्छी बात है बट इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। चेकआउट करनी पड़ेगी आपको 2 कंडीशंस, क्या, ध्यान से सुनो, क्योंकि बेटे नील इसलिए है क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में मतलब किराया दोगे क्या, अपना जब खुद का घर होता है आप उसको किराया देते हो क्या अपने पापा को, दादाजी को, नहीं ना। तो वहाँ पर जीए भी हमारा क्या होगा, ये नील होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एनए क्या होगा, ये भी नील होगा। अच्छा, चाहे आपका खुद का घर है चाहे आप किराए पर दे रहे हो, ठीक है, जो ओनर होता है उसे क्या करना पड़ता है, म्युनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है। जब अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस टाइम म्युनिसिपल टैक्स आपके लिए अलाउड नहीं होता, मीन्स की डिडक्शंस अलाउड नहीं होती, वो पे करना ही करना पड़ता है। ठीक है? अच्छा, इंटरेस्ट के डिडक्शंस अलाउड होते हैं जो लोन पे होती है। अच्छा, कितनी होगी, वो कहते हैं कि चेकआउट करो, क्या चेकआउट करूं कि 2 लाख वाली डिडक्शन लेनी है, 30,000 लेनी है, तो हर कोई सोचेगा कि हाँ भाई 2 लाख वाली ले। कहते हैं अगर आपके घर जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था वो पर्पस अगर आपका 5 साल तक कंप्लीट नहीं होता है तो आपको 30,000 की डिडक्शन मिलेगी, अगर पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो आपको 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी। क्या समझ में आया? कहने का मतलब अगर कंस्ट्रक्शन टाइमली कंप्लीट हो जाती है विद इन अ 5 ईयर उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का, तो आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। क्लियर है? कंपोजिट रेंट की जो ट्रीटमेंट है मैंने पार्ट नंबर 1 में समझाया था, ठीक है, आप उसको देख लेना। रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज्ड रेंट, ये क्या बात कह रहे हैं कि ऐसा रेंट जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि रेंट नहीं मिला सर, हम कैसे दें, लाओ दिखाती हूँ तुम्हें कहाँ पढ़ाया था। कह रहे हैं कहाँ पढ़ाया था मैम, कंपोजिट रेंट है। इतने इतने नालायक बच्चे हैं, ये याद है कंपोजिट रेंट
कितना ऐसे खुला खुला करके बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे मैंने इसमें, है टीवी भी दिया था मैंने तुम्हें, फ्रिज भी दिया था, है गैस लाइन वाटर पाइप दिया था, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी सर्विस दी थी। इसी तो बोलते कंपोजिट रेंट, इसको टैक्सेबिलिटी बताई नहीं थी कि खाली रूम का अगर पता लग जाए तो आप हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे, अगर सर्विसेज का पता लग जाए तो अदर सोर्सेज में आएगी। अगर इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहे तो या तो पीजीबीपी में जाएगी, अदर सोर्सेज में जाएगी, हाउस रेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं। रिवीजन तो करते ही नहीं हो, है बिना रिवीजन के काम कैसे चलेगा। अच्छा, अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या बताया था, ऐसा रेंट जो कि क्या नहीं हुआ है, आपको मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि किराएदार क्या हो गया, भाग गया है, छोड़ के चला गया है, पहले ही चला गया, या फिर 3-4 महीने लगातार रह गया है, पर उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो आपको ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी थी इस पर्टिकुलर चीज को लेने के लिए। कोर्ट के सामने आपने केस किया, ठीक है, उसमें लिखा हुआ 4th पॉइंट कि आपने कोई भी लीगल प्रोसीजर किया होना चाहिए। अब जैसे ही मुझे वो अनरियलाइज रेंट मुझे रिकवर हो जाता है तो क्या होगा, क्या होगा इस केस में। जो इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारे जो तुमने कंप्लेंट की थी हमने उसके ऊपर काम किया, तुम्हें जो 2 लाख रुपए नहीं मिले थे रेंट के वो तुम्हें मिल गए, क्या तुम खुश हो। टैक्स पेयर कहता है हाँ जमा बिल्कुल अच्छे वाला खुश हूँ। कहते हैं अच्छा जी अब हमें भी खुश कर दो। कहते तुम्हें कैसे खुश कर दूं मैं। इसको इतना सुनते ही उदास हो गया कि अब ये कहेंगे कि लाओ टैक्स दो। ये कहते हैं कि अगर आपको अपना पीछे जो रेंट नहीं मिला था अगर वो मिल जाता है तो इस सिनारियो के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। पर ये कहता है कि जब मुझे टैक्स नहीं मिला था, मेरा 4 लाख रुपए इनकम बन रही थी, उसमें से मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले थे तो मैंने आपने लेस किए थे। कहते हाँ किए थे। बचे कितने थे आप बता रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को 2 लाख बचे थे, तो आपने डिडक्शन भी तो सर 2 लाख के ऊपर दी थी, आपने डिडक्शन भी तो 2 लाख के ऊपर दी थी। कहते हैं हाँ, तो अब मेरे जो 2 लाख अभी रिसीव हुए हैं, चलो इसको 50 कर लेते तो कि तुम्हारे डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। पहले आपने 2.5 लाख के ऊपर डिडक्शन दी थी, क्या आपने 2 लाख पे दी थी, नहीं दी थी। तो ये कहते हैं कि अब मैं 2 लाख के ऊपर टैक्स पे करूंगा तो पहले मुझे डिडक्शन दो। कहते देंगे तो सही, तुम पहले टैक्स देने के लिए राजी तो हो जाओ, ठीक है। तो डिडक्शन तो आपको हर हाल में मिलेगी, चाहे आपको आपकी इनकम आपको कभी भी मिल जाए, बट वो टैक्सेबल आप टैक्स पे करोगे तो उस टाइम आपको 30% मिलेगा। चाहे उस टाइम आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो या ना हो, डजेंट मैटर, आपको इनकम मिल गया टैक्स दो, ठीक है। अच्छा, इस इनकम के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लीजिए कि आपने टेनेंट से, किराएदार से कहा कि तुम मेरे पैसे लेके भाग गया था 6 महीने, इसकी वजह से अगर मैं इस पैसों को कहीं और जमा करवाता तो मुझे इतना पैसा मिल जाता, मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये इसका इंटरेस्ट मिल जाता। कहते अच्छा, तो कहते ये भी दे। अगर इसको ये मिल जाता है तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज में। क्लियर है। नेक्स्ट जाता है इफ द एसएससी इज इनकर्ड एनी एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है, मीन्स कि उसको इसने बहुत ढूंढा, खुद भी ढूंढा, पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इसने बहुत सारा खर्चा कर दिया, मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा कर दिया। गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें ये अलाउड नहीं है, इनकम हो रही है, उसके ऊपर टैक्स दो, टाटा बाय बाय, तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं जब अपनी रिकवरी का पॉइंट आ रहा है सेक्शन 25A का। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यह मैंने आपको बता दिया। एरियर ऑफ रेंट का मतलब भी कुछ इसी तरीके से है। क्या कहते हैं कि जो मान लीजिए मिस्टर एक्स है और यहाँ पर मिस्टर वाई है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को किराए पर दे रखी थी फैक्ट्री, इसने कहा 50,000 रुपये खर्चा की रेंट है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद मिस्टर एक्स कहते हैं कि अब किराया बढ़ गया है भाई, 70,000 रुपये लूँगा। मिस्टर वाई कहता है नहीं सर नहीं देता, क्योंकि मार्केट में सभी जगह 50 चल रहा है। मिस्टर एक्स कहता है कि नहीं अगर तुम्हें लेना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। थोड़ा सा क्या था, मेजोरिटी में था, ये थोड़ा सा माइनॉरिटी में था। कहने का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल मिस्टर वाई था, तो इसने कहा कि मैं तो 50,000 दूंगा और मैं तुम्हारी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो ये गया भागा कोर्ट के पास, कहता है कोर्ट सर कहता है कि सर मैं अपनी प्रॉपर्टी का, ठीक है, टैक्स अमाउंट बढ़ा रहा हूँ और वो मुझे दे नहीं रहा। तो कोर्ट ने क्या किया, इसने मान लीजिए 1/11/2019 को अपना केस फाइल किया और कोर्ट ने आज, ठीक है, आज 1 अक्टूबर
2024 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया कि हाँ मिस्टर एक्स तुम सही कह रहे थे, तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर 70,000 रुपये किराया होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि इतने साल तक मुझे 20,000 रुपये नहीं मिले, वो भी 20,000 रुपये पर मंथ नहीं मिले। और कितने साल नहीं मिले? 2019 से लेकर 2000, इसको भी मैं 11 कर देती हूँ, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में इसकी 5 साल तक मुझे लगातार किसी भी तरह का ये 20,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिले, जो कि मेरे लिए नुकसानदायक है। तो क्या मुझे नहीं मिलने चाहिए सारा का सारा अमाउंट? कहते हैं हाँ, ये सारा का सारा अमाउंट कैलकुलेट कर लेना और इसके ऊपर 30% डिडक्शन लगा देना। ये जो अमाउंट बनेगा ये टैक्सेबल अमाउंट होगा, ठीक है, और ये आपका रिसीव्ड अमाउंट होगा। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं एरियर ऑफ द रेंट। एरियर ऑफ द रेंट केवल वही जो आपको मिला नहीं है, 20,000 रुपये जो मिले नहीं। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। ओके जी, हाउस प्रॉपर्टी हेड भी आज खत्म हुआ, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है इस पूरे चैप्टर को, एक एक चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है। सो आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनकम टैक्स के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पेपर जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं रिसेंटेड है, ठीक है। अगर आप इन चैप्टर की PDF लेना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 7 की, सो आप ले सकते हैं। ₹9 आपको पे करने होंगे, ओके। टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी गिवन है। सो वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए टीम के साथ और वो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे कैसे आप इनको एक्सेस करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है क्वेश्चंस के अंदर या फिर किसी कंसेप्ट के अंदर, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आज हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे या तो कैपिटल हेड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो